आज हम बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कि अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके हम एल्कीन को कैसे बनाते हैं ना। तो इस बेसिस पे बात करने वाले हैं, यानी कि एल्कीन का एक और हम प्रिपरेशन का मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है ना। कई सारे मेथड से हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सारी कहानियाँ इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलते हैं वन बाय वन और सीखते हैं कुछ बातें। देखिए, सिंपल सा एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है, जैसे RCH OH CH3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्क H2SO4। कॉन्क तो समझते होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और हम हीट करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लो। अगर बेसिक्स तुम्हारे वीक है ना तो काम आएगा। तो जिस कार्बन से OH लगा है, जैसे वहाँ Cl लगता था तो अल्फा, वैसे यहाँ OH लगा है तो ये अल्फा हो जाएगा। और इसके अल्फा कार्बन से जो लगे कार्बन हैं, चाहे ये और चाहे इस साइड वाला, तो वो बीटा कहलाएगा, ठीक है ना। समझ पाए? तो अल्फा कार्बन से हम OH लेंगे और बीटा से H ले लेंगे, और इस तरीके से इससे एक H निकल गया, इससे एक OH निकल गया, दोनों की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई। तो फाइनली क्या बन जाना है? ये। अच्छा, इसमें किसी को तो डाउट नहीं होगा ना, जिसके बेसिक मिले हुए हैं उसके लिए है कि ये बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड CH2 है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H को आपने निकाल दिया। और ऐसा करते हुए फाइनली अगर देखा जाए तो आपने क्या किया है? डिहाइड्रेशन किया है। और डिहाइड्रेशन करके आपने यहाँ पे, अरे डिहाइड्रेशन कैसे, इससे OH और इससे H आपने निकाला ना, तो डिहाइड्रेशन करके आपने फाइनली क्या बनाया है? एल्कीन बनाया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? थ्रू डिहाइड्रेशन। क्या करके हम ऐसा करेंगे? डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने अल्कोहल से OH निकाला, मतलब अल्फा कार्बन से OH निकाला और बीटा से H निकाला। इस तरीके से आपने क्या बना दिया? एल्कीन बना दिया साथ में, और प्लस क्या बन जाएगा? H2O भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा फंडा है जो हम करने वाले हैं। अब ये करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं, कितने सारे तरीके हैं, कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की भी कहानी आप जानते होंगे। सबका डिहाइड्रेशन क्या सेम तरीके से होगा, क्या सेम रेट से होगा, अगर डिफरेंट होगा तो क्यों होगा, ये सारी बातें। कौन कौन रिएजेंट्स होंगे, मतलब एक तरीके से इसको आप बोलते हो ना, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है H2SO4। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। समझ पा रहे हो? एसिड कैटेलाइज क्यों बोलते हैं हम? ध्यान दीजिएगा। इसको इसलिए बोलते हैं, नोट कर लीजिए, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे किसकी तरह काम करता है? H2SO4 यहाँ पे काम करता है एक प्रोटिक एसिड की तरह, और वो H प्लस देकर के इसे प्रोटोनेट करता है। मैकेनिज्म में अभी हम देखेंगे। तो वो पहले कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन को होने में आसानी प्रोवाइड करे, और वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना होने डायरेक्टली, हमेशा हमेशा के लिए अपनी फॉर्म मेंटेन करके रखे ना। तो पहले H प्लस देगा, इसे तंग करेगा, और फिर बाद में अपना H प्लस लेकर के फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी पॉइंट क्या है, ये स्टार्ट और एंड में एक ही फॉर्म में आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो? स्टार्ट और एंड में आपको एक ही फॉर्म में ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम। और एसिड कैटलाइज्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड यहाँ पे क्या, कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। तो देखिए कितने कीवर्ड आपने सीखे। अल्कोहल से एल्कीन बनाया, क्या करके? डिहाइड्रेशन करके, क्योंकि वाटर निकाल रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन का मतलब भी आप समझ गए। यहाँ पे एसिड कैटलाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जिनको डाउट हो वो लिख सकते हो कि यहाँ पे एसिड किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह। तो एक तरीके से जो H2SO4 है, ये डिहाइड्रेशन कराने में हेल्प करता है ना, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने में कैटलिस्ट है ना, तो हेल्प करेगा ना। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी मतलब बाहर करना, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन होंगे? ध्यान दीजिए। वो हो सकता है कॉन्क H2SO4, H3PO4, प्यार से इसे क्या बोलते हो?
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड बोलते हो, जिसको इस बात में दिक्कत हो लिख लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, समझ पा रहे हो। H2SO4 जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड आप इसे बोलते हो, या आप Al2O3 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, नोट करके इसको रख लो। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं बेसिक लेवल पे, जिसको बनाना हो इसको बना लो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है वो जरा समझ जाओ। देखो, जिस कार्बन से OH लगा है, अगर वो 3 कार्बन से लगा है, अगर वो 3 तरफ उसके कार्बन चेन लगी हैं, तो ये कहलाएगा टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, टर्शियरी। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा, जिस कार्बन से OH लगा है वो 2 कार्बन चेन से लगा, अरे भाई वो 2 सिंगल कार्बन भी हो सकते हैं, 2 चेन भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब इसके आगे और भी CH2 CH3 लगा दो तो उससे, वो तो सेकेंडरी इंपैक्ट है। प्राइमरी इंपैक्ट क्या है, किस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, बात खत्म। जिस कार्बन पे OH हो वो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी कौन सा होगा, जिस कार्बन से अल्कोहल लगा है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हो, वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल का पहले स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि ये भी तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। तो ये जो सर्कस यहाँ हुआ है ना, इन सबको पहले बना लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बना लिया होगा इसको, आगे चलते हैं इससे। देखो भाई, इवन रिएक्शन है, मतलब जो एलिमिनेशन हम कराते हैं ना, तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं E1 और E2। जिनको दिक्कत है, हैलो एल्केन्स का एलिमिनेशन पढ़ाया हुआ है, अगर बेसिक्स वीक हैं तो E1 E2 E1C भी बहुत सारा कुछ बता रखा है, जाके देखो वो सब क्या होते हैं। फिलहाल E1 रिएक्शन यहाँ पे होगा, मतलब आप जानते हो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्योंकि H2O बाहर निकाल रहे हो ना, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, इसलिए एलिमिनेशन। 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा ना, ये सब बातें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता है कि O और H का जो बॉन्ड होता है, आप जानते हो O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करके रखता है, H की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो H पार्शियल पॉजिटिव है, दुखी हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, अल्कोहल वाला, इसने अपने O का लोन पेयर का यूज करके H पे क्या कर दिया, अटैक, और तुरंत ये वाला बॉन्ड। अब H ने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, मेरे पास लोन पेयर आ चुका है, दोनों इलेक्ट्रॉन O पे पहुंच जाएंगे, O बन जाएगा O माइनस, और अल्कोहल का O अपने लोन पेयर का यूज करते हुए H को गेन कर लेगा, और इस तरीके से O ने तीसरा बॉन्ड बनाया, तो दैट्स व्हाई O पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, चाहे ऐसा भी बोल सकते हो कि जब H यहाँ H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन जब O पे घूम जाएंगे, तो ऐसे में H प्लस के फॉर्म में जब आ रहा है तो H के पास पॉजिटिव है, और चूंकि H के पास पॉजिटिव है तो उसका दुख दूर अपने लोन पेयर का यूज करके ऑक्सीजन कर रहा है, तो भले ही हाइड्रोजन का एक डुप्लेट कंप्लीट कर देगा, बट चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना। तो अगर तुम दूसरों का दुख दूर करोगे ना, तो कहानी है ना, तुम्हारा उनका दुख कई बार तुम्हारे पास आ जाता है ना, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से ये चार्ज इसके पास आ गया। तो जिस भी तरीके से समझना हो, चाहे कोऑर्डिनेट वाले स्टाइल से समझ जाओ, और चाहे इस पैटर्न से तुम समझ जाओ, ठीक है ना, कि क्यों पॉजिटिव आता है। अब तुम्हें पता है अच्छे से कि यहाँ पे O पे जब पॉजिटिव आया, तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन जो है, ये तो कार्बन को तंग करके रखता ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करता है, ऊपर से प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, ये तो बहुत खतरनाक होता है। पूछो कैसे, क्योंकि अब तो ये वही बात हो गई ना, कि एक राजा क्या है, वो सनकी भी है, मतलब एक राजा है, उसके पास पहले से बहुत पावरफुल है वो, और ऊपर से किसी बात पे सनक गया है, समझ पा रहे हो, किसी बात को लेकर पागल हो चला है वो। तो अब क्या होगा ऐसे में, फिर जैसे अभी देखो ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ना, रशिया रशिया क्या कर रहा है, वो चाहता है कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो पुतिन है वो ऐसा मानते हैं कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा होना चाहिए, समझ पा रहे हो, या यूक्रेन के कुछ हिस्से क्या होना चाहिए, रशिया के हिस्से होने चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पुतिन ये मानते ही नहीं है कि यूक्रेन को एक अलग नेशन होना ही चाहिए, वो तो USSR का हिस्सा था, इसलिए उसी का होना चाहिए। दैट्स व्हाई पुतिन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। समझ पा रहे हो। बाकी और भी कहानियाँ हैं, नेटो तमाम चीज़ें, लेकिन मैं तो कहानियों से खेलता हूँ ना, जैसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो उसी में तो मसाला है। समझ पा रहे हो। तो अब क्या करेगा ये वही किसी बात पे सनक भी गया ही, अब तो और विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब अब क्या, ये कार्बन क्या बोलेगा, तुम भाई बड़ा तंग कर रहे हो, बहुत परेशान कर रहे हो, ऐसा करो तुम बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाओ। मान लो आज जो यूरोप यूक्रेन की हेल्प कर रहा है ना, अगर यूरोप या अमेरिका अगर यूक्रेन की हेल्प ना कर रहा होता, तो आप बताओ यूक्रेन क्या इतने महीनों से रशिया के सामने टिक सकता था? बिल्कुल नहीं। फिर वो क्या बोलता, रशिया से क्या बोलता उस कंडीशन में, कोई हेल्प करने वाला जब नहीं होता, कि भाई तुम्हें जो लेना हो तुम सब ले लो, बस मारो मत, मुझे तंग मत करो, ठीक है ना। तो वैसे ही इसने किया
क्या बोला भाई, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ऐसा करो ना सन की, तुम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाओ, बस भाग जाओ यहाँ से, तंग मत करो। तो इसने कहा मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास पॉजिटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक तो मेरा अपना ही है, एक कार्बन का है, वो एक्स्ट्रा गेन करूंगा, उसकी वजह से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने की वजह से फिर से मैं क्या हो जाऊंगा, न्यूट्रल हो जाऊंगा, और न्यूट्रल होकर ये H2O के फॉर्म में यहाँ पे निकल गया। समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, एक ही लोन पेयर का यूज किया तो एक लोन पेयर तो इसके पास था ही ना, एक लोन पेयर तो O के पास था ही, और यहाँ पे अब दूसरा जब ये पूरा बॉन्ड पेयर जब गेन कर लेगा ना, तो फिर से इसके पास दोनों लोन पेयर आ जाएंगे और H2O के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। क्या समझ गए बात को? ध्यान दो, ये स्टेप जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक स्टेप होती है। समझ पा रहे हो? एनर्जी कंज्यूम करती है, इसीलिए क्या होता है, ये स्टेप स्लो होता है। और रेट डिटरमाइनिंग, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब अलग अलग अल्कोहल्स में, अलग अलग डिग्री ऑफ अल्कोहल्स में, अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स का अगर आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो उन सभी में यही स्टेप जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ये स्टेप क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कहते हैं नहीं है, मान लो कोई हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, मान लो हमारे नेबर, हमारे पड़ोसी देश से कोई इंसान घुसपैठ कर रहा है हमारे देश में, तो सबसे उसके लिए मुश्किल जगह क्या होगी? बॉर्डर। बॉर्डर पे अगर वो घुसपैठ कर गया, बॉर्डर से अगर बच गया, तो बाकी देश के अंदर तो हमारे कई पड़ोसी जो देश है ना, वो तो उनके लोग तो वैसे ही दिखते हैं जैसे हम लोग दिखते हैं, तो उनको ऐसे बाई फेस पहचान पाना क्या होगा? बड़ा मुश्किल होगा ना देश के अंदर आ जाने के बाद। तो तुम कहाँ से पहचान सकते हो? जब वो पड़ोसी मुल्क से हमारे देश में आ रहे हैं, तो वही उनका सबसे मुश्किल स्टेप है। अगर वो आसानी से हो गया तो फिर बाकी चीज़ तो कूल है ना? मूवीज में यही सब तो देखते हो ना, पता होगा ना इतना सब कुछ। ये बढ़िया, कहानी क्लियर है? तो वही बात यहाँ भी है कि बाकी बाकी और जगह भी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई घुसपैठिया बाहर से अगर हमारे देश में आएगा तो और जगह भी उसको पकड़ा जा सकता है, हमारे अंदर की भी, हमारे देश के अंदर की जो फोर्सेज हैं वो भी पकड़ सकती हैं। लेकिन ज़्यादा आसान कहाँ होगा उसका बाइफरकेट कर पाना? तो बॉर्डर पे। समझ पा रहे हो? तो ये सबसे क्रूशियल होगा। बाकी दो स्टेप्स भी हैं लेकिन वो फास्ट होती है। क्या होती है? ध्यान दो, ये क्या होगी? फास्ट, पहली स्टेप। तीसरी स्टेप भी क्या होगी? फास्ट। लेकिन दूसरी स्टेप कैसी होती है? ये स्लो होती है, एंडोथर्मिक होती है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यही सबसे खास होती है। बस ये पार तो सब पार। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अलग अलग अल्कोहल्स को अगर अलग करना हो तो उनमें ये वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी, कार्बोकेटायन का बनना। तो क्या किया? परेशान कर रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन देके इसको भेज दिया, बाहर कर दिया इसको, कार्बोकेटायन बन गया। दुखी आत्मा। आप जानते हो कार्बोकेटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इधर, दो इधर, दो इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब पहुंचेगा वही H2SO4 जिसने H प्लस अपना दिया था, इसको जाओ लेके जाओ। क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास O माइनस है, मुझे मेरा H प्लस मुझे वापस करो। आपको बताया था एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। शुरू में वो इसमें इसको प्रोटोनेट करके इसको तंग किया। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? और बाद में वापस लेने पहुंच गया, मतलब शुरू और एंड में वो क्या हो गया? अपने फॉर्म में वो आ जाता है। तो ये कैटलिस्ट की यही तो खासियत होती है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर इस तरीके से O माइनस ने, देखो इधर बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन पे OH लगा था ना, तो वो तो बाहर निकल गया, बीटा कार्बन से H लिया, यहाँ से H प्लस, O माइनस के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो H प्लस ही चाहिए ना, तो H प्लस लेके गया, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आए, और इस कार्बन पे आने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया? बॉन्ड, और फाइनली H2SO4 बन गया। ध्यान दो, यहाँ पे HSO4 माइनस H प्लस ले रहा है तो ये बेस की तरह काम करेगा। एसिड बेस रिएक्शंस में बाकायदा समझा है एसिड बेस क्या होते हैं। जिनको दिक्कत है, बेसिक्स जिनके खराब है, जाके प्रॉपर क्या करो, पढ़ो अच्छे से। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो बेस की तरह काम एक नॉर्मल जो अल्कोहल है वो भी कर सकता है, और सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है तो वाटर भी अगर है तो वो भी बेस की तरह काम कर सकता है। समझ पा रहे हो? मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा HSO4 माइनस ही हो, वो अल्कोहल और वाटर भी काम कर सकता है। पूछो कैसे, कहाँ से है अल्कोहल वाटर? सॉल्यूशन में अल्कोहल वाटर आपके पास है, क्योंकि अल्कोहल तो है ही और सॉल्यूशन आपने ले रखा है ना, तो आपके पास क्या होगा? वाटर भी होगा, तो वो भी ये काम को कर सकते हैं, डीप्रोटोनेशन करने का काम। समझ पा रहे हो? वजह क्या है? क्यों? कैसे? इसलिए क्योंकि अभी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत डेस्परेट है H प्लस देने के लिए, अपना डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब ये बीटा कार्बन से H निकालना क्या होगा? ईजियर होगा, इसलिए सारे ही ये काम को कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं? तो कभी अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन की रिएक्शन में कोई HSO4 माइनस को ना यूज़ कर रहा है, उसकी जगह पे ROH या H2O को यूज़ कर रहा है डीप्रोटोनेशन कराने के लिए, तो डर मत जाना, घबरा मत जाना, ठीक है ना? चलता है, वो भी चलता है। तो इस तरीके से फाइनली आपका क्या बन गया? एल्कीन। तो कितने स्टेप्स बने? ध्यान दो। सबसे पहले क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब
अरे यार प्रोटॉन को H प्लस बोलते हो ना, ये बात तो जानते हो ना। तो सबसे पहले प्रोटॉन आके यहाँ पे लग रहा है, फिर क्या हो रहा है देखो, वाटर बाहर निकल रहा है, तो अगला स्टेप क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। और तीसरा स्टेप क्या हो गया, डीप्रोटोनेशन। तो ये 3 स्टेप है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का, फिर डिहाइड्रेशन होगा। ये क्या है, ये कौन सी अल्कोहल इसे बोलते हो, इसे ध्यान दो, इसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल क्योंकि वो अल्कोहल जिसपे प्रोटॉन आके लग चुका है, इसीलिए इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हो। और फिर यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन चुका है, उसके बीटा कार्बन से आप प्रोटॉन को रिमूव करते हो, इसलिए इसको क्या बोलोगे, डीप्रोटोनेशन। तो तीनों स्टेप क्या समझ गए हो। तीनों स्टेप्स में से पहली और तीसरी स्टेप फास्ट है, एसिड बेस रिएक्शन टिपिकल है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बेस H प्लस लेने वाला, ये डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है, तो ये एंडोथर्मिक है, ये स्लो होगी, रेट डिटरमाइनिंग होगी। आरडीएस का फुल फॉर्म लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, आरडीएस मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। अच्छा सुनना, कभी कभी क्या करते हैं कि H2SO4 ना यूज करके H3O प्लस यूज करते हैं। क्या करते हैं, H3O प्लस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, H3O प्लस भी चलेगा। पूछो कैसे, वाटर से अगर H2SO4 का इंटरेक्शन हो जाए तो फाइनली H3O प्लस ही तो बनता है, तो H3O प्लस से भी H प्लस छीना जा सकता है, समझ पा रहे हो। अगर कभी ऐसा भी लिखा दे रहे हैं क्या, ये OH ये H, तो चलेगा, ये भी चलेगा, समझ पा रहे हो, इससे भी छीन सकता है, ठीक है ना। तो उसको लेके लोड मत लेना ना, ये H3O प्लस भी चलेगा, क्योंकि H3O प्लस क्या है, प्रोटोनेटेड वाटर ना। जब H2SO4 को पानी में डालोगे तो H2SO4 प्लस वाटर गिव्स आउट H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस ना, तो वो H3O प्लस से ही ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको लेके लोड मत ले लेना, समझ पा रहे हो। बहुत बढ़िया। तो मैं समराइज कर रहा हूँ, यहाँ पे H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, H3O प्लस हो सकता है, एंड में निकालने के टाइम पे HSO4 माइनस निकाल सकता है, अल्कोहल भी निकाल सकता है, वाटर भी निकाल सकता है। तो ये इतने सर्कल्स को ढंग से क्या रखना, याद रखना। जल्दी से बना लो सारा। और दूसरा मेथड, और इसमें और अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे प्रोटोनेशन के लिए H2SO4, H3PO4, H3O प्लस कुछ भी हो सकता है, बाद में निकालने के लिए HSO4 माइनस, अल्कोहल, H2O कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और पहली और तीसरी स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट है, ठीक है ना। दूसरे स्टेप क्या है, स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, समझ पा रहे हो। ये अलग अलग अल्कोहल्स में अलग अलग रफ्तार से चलेगी, क्यों चलेगी भी मैं समझाऊंगा। टोटल 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन और डीप्रोटोनेशन, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से जल्दी से इसको बना लो। और ये रिएक्शन किसका है, ये E1 रिएक्शन है, एलिमिनेशन 1। एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि वाटर को बाहर निकाल रहे हो, समझ पा रहे हो। 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है ना। ये सब क्या चीजें होती हैं, एलिमिनेशन जब हैलो अल्केन्स का पढ़ाया तो बताया है थोड़ा बहुत, बाकी केमिकल काइनेटिक्स में जानने का मौका मिलेगा आपको। अब अगला सवाल है कि प्रोटोनेशन करना ही क्यों है, क्यों बार बार H2SO4 का यूज करते हो प्रोटोनेशन करने के लिए, क्यों करना है, मत करो। इसलिए करना है क्योंकि OH माइनस को निकालना, OH माइनस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है जितना अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, H2O। ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, समझ पा रहे हो। OH माइनस जल्दी से किसी से कनेक्शन बनाना चाहता है। OH माइनस तुमने सुना होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपको एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा चुका हो, जिनको दिक्कत आ रही है आज, इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स थोड़े वीक हैं। जाके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कायदे से देखो, वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस से उनकी रिएक्टिविटी को कैसे जोड़ते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे मैनेज होता है, ये सब बातें बहुत कायदे से समझाई है, समझ पा रहे हो, जाके पढ़ लो अच्छे से। तो मैं कह रहा हूँ OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कैसे होता है तब समझाया है, फिलहाल तुम जानो। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होगा, तो जल्दी से H प्लस ये गेन करना चाहेगा, मतलब ये जल्दी से किसी से कनेक्ट होना चाहेगा, जल्दी से किसी से बॉन्ड बनाना चाहेगा, या इस फॉर्म में मस्त नहीं रहना चाहेगा, समझ पा रहे हो। दूसरा, OH माइनस जब H प्लस गेन कर लेगा तब मजे में हो जाएगा ना, मतलब तब H2O बन जाएगा ना, मतलब H2O के फॉर्म में वो मजे में, मतलब H2O के फॉर्म में वो फ्री रह सकता है रिलेटिवली, समझ पा रहे हो। मतलब H2O फ्री फॉर्म में रह सकता है देन OH माइनस के, मतलब OH माइनस की कंबाइंड फॉर्म में रहने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और H2O की फ्री फॉर्म में रहने की एबिलिटी OH माइनस से क्या है, ज्यादा है।
तो इसीलिए H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। H2O फ्री फॉर्म में रह सकता है, मतलब इसको भगा सकते हैं, मतलब इसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन OH इसका फ्री होना, क्योंकि इसके पास बाउंड होने की एबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसीलिए कनेक्शन बना के रखने की इसकी एबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको फ्री कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम अल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं, ताकि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाए, तो इसको निकालना H2O के फॉर्म में रिलेटिवली ईजियर हो जाए। समझ पा रहे हो? और दूसरा क्या है, अल्कोहल इसी वजह से चूंकि इसका निकलना आसान हो गया, दूसरा ये भी बोल सकते हो कि वो अब प्रोटोनेटेड है तो अल्कोहल अब ज्यादा परेशान है, इस तरीके से अब इसको निकालना, इसकी फर्दर रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, ईजियर हो जाएंगी। तो ये की कॉन्सेप्ट है कि क्यों प्रोटोनेशन करना है, क्योंकि H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है उस फॉर्म में लाने के लिए। समझ पा रहे हो? वाई डू वी प्रोटोनेट, वाई डू वी प्रोटोनेट, तो यहां पे लिख लो वाई डू वी प्रोटोनेट अल्कोहल, because H2O is better living group, तो उस फॉर्म तक लाने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं देन हाइड्रोक्साइड। समझ गए बात को? कहानी क्लियर है? कर लो जल्दी से, ये नोट कर लेना, पहली और तीसरी रिएक्शन क्या है, इवन रिएक्शन की, ये भी नोट कर लो, नोट फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ऑफ इवन रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना, एंड इट अकर्स relatively faster rate, that's why, ये that's why कर सकते हो, and that's why relatively faster rate। समझ पा लो, कोई दिक्कत तो नहीं? अगेन ध्यान दो, सेकेंड स्टेप में क्या बना था मैकेनिज्म के, कार्बोकेटायन। अगला क्या लिखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन बोले तो रिएक्शन ना, जब ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर इवन रिएक्शन इज कार्बोकेटायन। और ध्यान दो, कार्बोकेटायन में क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी कर सकते हो। रीअरेंजमेंट अब पढ़ाने वाला हूं, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा भी आगे चल के, ठीक है ना, क्या होता है। तो इतनी सी बात जल्दी से लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। बना लो इन सबको। देखो भाई, एक छोटी सी बात और, कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट का भी थोड़ी जानकारी आपको देना है, कि ट्रांजिशन स्टेट, एक ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक और भी अभी आगे बनेगी, ठीक है ना, जरा समझ लो। ये ट्रांजिशन स्टेट किसका है, स्टेप 2 का, जब डिहाइड्रेशन आप कर रहे हो। समझ पा रहे हो? जब डिहाइड्रेशन आप कर रहे हो तब का ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना, जरा समझना। ये प्रोटोनेशन हो गया टर्शियरी अल्कोहल का। फिर ये देखो, ये लोन पेयर है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि O पे जो पॉजिटिव है, ये क्या कर रहा है कि कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। समझ पा रहे हो? एक वैसे ही बात हो गई ना, जैसे लीच जानते नहीं है कि बॉडी पे लग जाता है जानवरों के, वो क्या करता है, धीरे धीरे ब्लड को सक कर रहा होता है, धीरे धीरे ब्लड को सक कर रहा होता है। तो वैसे धीरे धीरे क्या कर रहा है जानवर, जो सामने जो जानवर है ना, जिसकी बॉडी से ब्लड सक हो रहा है, धीरे धीरे उसकी बॉडी में ब्लड क्या होगा, कम होगा ना, और लीच की बॉडी में क्या होगा, ब्लड बढ़ेगा ना। समझ पा रहे हो? तो वही बात यहाँ भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉ करने की वजह से ऑक्सीजन का जो कंप्लीट पॉजिटिव है वो पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी उसकी तरफ क्या हो गई, बढ़ गई ना। समझ पा रहे हो? कंप्लीट पॉजिटिव से क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। और कार्बन की तरफ जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, वो अब पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हुआ, क्योंकि थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ गई, ऑक्सीजन की तरफ गई ना, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सक करता जाएगा, फिर पूरा लेके अपनी ओर धीरे धीरे करके भाग जाएगा। तो जो एक लोन पेयर था, इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए ना, तो अब 2 लोन पेयर हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले कार्बन से छिन गए, इस तरीके से कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? अब जरा समझना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपने देखा कि ऑक्सीजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाते तो हैं, बट बीच में एक स्टेट आती है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो उसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव
जब आया कार्बन पे, जब ऑक्सीजन ब्लड सक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर ले जा रहा है, तब ऐसे में अगर कार्बन के पास ज्यादा डोनर ग्रुप्स होंगे, ज्यादा डोनर ग्रुप्स होंगे, तो कार्बन पे जो परेशानी आई है पार्शियल पॉजिटिव के फॉर्म में, उस परेशानी को ये डोनर ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, रिलेटिवली कम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कितने डोनर हैं जरा देखो ध्यान से। तो एक ये डोनर, दूसरा ये डोनर। अरे समझ पाए क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए कार्बन को? क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो टर्शरी अल्कोहल में देखो ना, टर्शरी अल्कोहल है कि नहीं है, तो तीन तीन डोनर्स हैं। क्या है? तीन तीन डोनर्स है। तो ये परेशान कार्बन जो भी पॉजिटिव होने वाला है, उसको ट्रांजिशन स्टेट में ये सहारा देने लग जाएगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ऑक्सीजन तुम्हें तंग कर रहा है तो क्या हुआ, हम है ना, तीन तीन है, तीन तीन है, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। तो इस कार्बन को भरोसा होगा, इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने वाले तीन तीन लोग हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव इसका क्या होगा, कम से कम उतना दुखी ये नहीं होगा जितना दुखी होना चाहिए था, क्योंकि तीन तीन डोनर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ का ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ज्यादा स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? सेकेंडरी। देखो ये सेकेंडरी का ट्रांजिशन स्टेट डायरेक्ट में बना के दिखाया, ठीक है ना। यहाँ पे धीरे धीरे करके बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, दिखाई रहा, ठीक है, धीरे धीरे बॉन्ड करके टूट रहा है। अब यहाँ पे कितने डोनर्स हैं इस परेशान कार्बन की हेल्प करने के लिए? तो दो डोनर्स। प्राइमरी की ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ एक ही डोनर है। तो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किसकी होगी? तो आप आंसर करोगे टर्शरी की, क्योंकि यहाँ परेशान कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए तीन तीन डोनर्स हैं। यहाँ परेशान कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए, ओ हेलो, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो गया यार, यहाँ दो दो डोनर्स हैं और यहाँ एक डोनर्स है। अच्छा, दोनों पे पॉजिटिव के बाद समझ पाए ना, क्योंकि इसका कंप्लीट पॉजिटिव कम हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, और इसका कोई भी पॉजिटिव इसके पास नहीं था, तो धीरे धीरे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हो? ध्यान से जल्दी से बना लो सारा कुछ, फिर आगे थोड़ी बात बताते हैं। तो डेट्स वे आपने क्या देखा कि टर्शरी अल्कोहल का जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप था, जो रेट डिटरमाइनिंग है, वो इसीलिए था क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें तीन तीन डोनर्स हैं, तो वहां पे स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा होगी, तो ऐसे में एनर्जी उसकी कम होगी, ऐसे में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी कार्बोकेटायन बनना टर्शरी अल्कोहल में आसान होगा देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। दैट्स वाई टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या है, इजियर है देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। समझ पा रहे हो? जल्दी से बना लो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो टर्शरी अल्कोहल था उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म या ट्रांजिशन स्टेट हमने बनाई और उसका कार्बोकेटायन। तो देखो ना, ये आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म, फिर उसकी ट्रांजिशन स्टेट, फिर कार्बोकेटायन। तो एनर्जी ये बड़ी ट्रांजिशन स्टेट पे, फिर कार्बोकेटायन पे घटी, लेकिन घटने के बाद भी प्रोटोनेटेड फॉर्म से क्या है, ये एनर्जी इसकी हायर होगी। फिर ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोटोनेटेड वर्जन, फिर ट्रांजिशन स्टेट, देन सेकेंडरी अल्कोहल का कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटोनेटेड फॉर्म, और फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर उसका प्राइमरी अल्कोहल। तो आप अगर मतलब कार्बोकेटायन, तो आप देखो टर्शरी कार्बोकेटायन से सेकेंडरी कार्बोकेटायन की एनर्जी हायर है, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन की एनर्जी और हायर है। अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करो तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन का ट्रांजिशन स्टेट है वो लोअर एनर्जी पे है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी पे है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी और बढ़ी, इसकी एनर्जी और भी बढ़ी। इसकी एनर्जी कम इसीलिए क्योंकि इसके पास तीन तरफ से डोनर हैं, तो इसकी पॉजिटिविटी, इसकी परेशानी को कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने वाले तीन लोग हैं, इसलिए इसकी एनर्जी कम है। और इसीलिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए जो एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कम रिक्वायर्ड है देन सेकेंडरी वाले से, देन प्राइमरी वाले से। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये ऑर्डर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी टर्शरी वाले की क्या है, ज्यादा है, देन मेरा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी टर्शरी वाले का कम है, देन सेकेंडरी वाले का, देन प्राइमरी वाले का। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होने वाला है ना। तो टर्शरी वाले का सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। जल्दी से कर लो इतना। और ये जो समझाया था ये हैमंड लेफ्लर पॉस्टुलेट से हम इसको समझते हैं, और इसकी कहानी क्या होती है, जस्ट सिंपल सी कहानी होती है कि जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, आसानी से हो जाएगी। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, जल्दी से कर लो। फिर अगली बात यहाँ पे करते हैं। एक छोटी सी बात अब तुम्हें लिखनी है, वो ये है कि जिसका ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना ही इजियर हो जाएगा। तो लिख लो ट्रांजिशन स्टेट
किस ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं तुम समझ गए होगे। फॉर टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी प्रोटोनेटेड अल्कोहल is more stable than secondary and primary because it has 3 donor groups। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ करेंगे, आप जानते हो ना कार्बोकेटाइंस में, ठीक है ना, तो ये सारे हो सकते हैं प्लस आई और हाइपर एससी मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लो। तो दैट्स व्हाई टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। ये क्या है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, समझ गए। सो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, क्योंकि जिसका वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना वो डिहाइड्रेशन वाला, तो क्या होगा इस तरीके से, टर्शरी मोर देन सेकेंडरी, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है तो जल्दी से वो बनना चाहेगा, आसानी से बन जाएगा। दैट्स वाई क्या है, डिहाइड्रेशन ही आप जानते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसलिए जिसका वो स्टेप आसानी से होगा उसका ओवरऑल डिहाइड्रेशन क्या होगा, आसानी से होगा, ठीक है ना, एलिमिनेशन की रिएक्शन आसानी से होगी। जल्दी से कर लो, इतना बना लो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, तुमने देखा अभी क्या देखा कि पहले ट्रांजिशनल स्टेट बनती है, उसका एंड रिजल्ट क्या है, कार्बोकेटायन है ना, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अल्टीमेटली क्या होगी, यहाँ पे लिखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अरे भाई लेट जो आरडीएस है तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, तो उसमें उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बोकेटायन है ना, क्या है, कार्बोकेटायन, तो उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो रिएक्शन उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी ना, तुम आगे चल के जितना स्टेबल होने वाले होगे ना, उस काम को करने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर दोगे ना, जल्दी से काम कर लोगे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमसे कह दिया जाए कि जस्ट तुम अपना 12th स्टैंडर्ड पास कर लो, तुम्हारा एक यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन हो जाएगा, तुम ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो तब तुम पढ़ाई करने का तुम्हारा मोटिवेशन। दूसरा तुम्हारा कह दिया जाए एकदम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और तमाम काउंसिल्स में से जो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, पास कर दिया गया है, अमेरिका के सीनेट ने भी पास कर दिया है कि तुम जैसे ही 12th पास आउट करते हो विद 90% मार्क्स, तुम्हें तुरंत अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, एकदम ऑफिशियल है, इसमें कोई बट नहीं है, ठीक है ना। तुम क्या करोगे फिर, बोलो, अगर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे, फिर कितनी पढ़ाई करोगे यार, तुम इतनी पढ़ाई करोगे दिन रात एक कर दोगे, क्योंकि आप 90% मार्क्स लाना आज के टाइम पे इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम तो ऐसी मेहनत करोगे कि हो सकता है तुम क्या कर जाओ, टॉप कर जाओ। तो वजह क्या है, तुम आगे चल के जितना स्टेबल होने वाले हो, तुम आगे चल के जितना स्टेबल होने वाले हो उतनी तेजी से आज उस तरफ बढ़ जाओगे। तो टर्शरी कार्बोकेटायन तुम्हें बता रखा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत डिटेल में समझाया, जाके पढ़ लो, जिसको दिक्कत है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन जाके पढ़ डालो, इंडक्टिव इफेक्ट इन कार्बोकेटायन जाके पढ़ डालो। आपको बताया टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो दैट्स वाई अगर टर्शरी कार्बोकेटायन बनने वाला होगा तो उसका बनना क्या होगा, आसान होगा ना, जल्दी से बन जाएगा। अभी एनर्जी में भी दिखाया तुम्हें, टर्शरी कार्बोकेटायन की एनर्जी क्या थी, कम थी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो जल्दी बन जाएगा। तो दैट्स वाई जो आगे अगर स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है तो रिलेटिवली उसका बनना क्या हो जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन से ईजियर होगा ना। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, चूंकि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ऐसे में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वही स्टेप तो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो वो प्रोडक्ट उसका उस रिएक्शन का रिलेटिवली जितनी आसानी से बनेगा, कब आसानी से बनेगा, जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, तो दैट्स वाई वो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिसाइड करने वाला है, समझ पा रहे हो। तो दैट्स वाई सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी मोर देन सेकंड टर्शियरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और यही क्या होगा, यही डिहाइड्रेशन हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल मोर देन सेकेंडरी अल्कोहल मोर देन प्राइमरी अल्कोहल, बना लो, ठीक। अब एक छोटी सी बात समझो कि टर्शरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करना होगा, अभी तुम्हें बताया ना कि डिहाइड्रेशन करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी, और ये भी तुम्हें पता है कि जो H2SO4 है ना, अगर टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में कार्बोकेटायन
ज़्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी का है, उसको तोड़ने बनाने के लिए क्या होगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, तो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। ऊपर से H2SO4, मान लो अगर प्राइमरी अल्कोहल के लिए आप 100% कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज़ कर रहे हो, समझ पा रहे हो, 100% पावर वाला अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब रिलेटिव वे में अगर H2SO4 100% पावर वाला यूज़ कर रहे हो ना प्राइमरी अल्कोहल के लिए, तो अब इसमें कितना यूज़ करना पड़ेगा आपको, टर्शरी में 20% पावर वाला यूज़ कर लो, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है ना, बनना ईजियर है, इसका कॉपरेशन बेहतर है ना, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन क्या होगा, ईजियर होगा। समझ पाए? यानी कि टेम्परेचर और जो आपका कैटलिस्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर आप कितनी यूज़ करोगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगी, ये डिग्री ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करेगी, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4 चाहिए, रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे ही काम हो जाएगा, हीट तो देना ही पड़ता है ना। और अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कॉपरेशन कम होगा, हाई टेम्परेचर भी चाहिए होगा, ज़्यादा पावर वाला भी रिएजेंट आपको चाहिए होगा, कैटलिस्ट आपको चाहिए होगा। समझ आए? जल्दी कर लो, इतना कर लो फिर लिखाता हूँ उसको। देखो एक छोटी सी बात, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो कैटलिस्ट कैटालिटिक एक्शन करने जा रहा है ना, इज डिपेंडेंट ऑन डिग्री ऑफ अल्कोहल या स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पे, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल देखो ये एक ही कार्बन से लगा तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो टर्शरी अल्कोहल का ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, अब अगेन तुम बोलते हो कभी ट्रांजिशन स्टेट आप बोलने लग जाते हो, कभी कार्बोकेटायन बोलने लग जाते हो, हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधी बात देखो, कार्बोकेटायन से अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कार्बोकेटायन बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट भी तो बन रहा है ना। तो एक बात समझो जरा, जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा ना, बात समझ पा रहे हो, तो वो रोल तो प्ले करेगा ना कार्बोकेटायन के बनने में, ईज प्रोवाइड करने में, ठीक है ना। तो आप ट्रांजिशन स्टेट से भी कहानी को क्या कर सकते हो, आसानी से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, कार्बोकेटायन डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आगे चल के इस बात को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, जब रीअरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ तब। तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है तो इसका इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो टर्शरी वाला बनेगा, लोअर एनर्जी का। ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ट्रांजिशन स्टेट प्राइमरी वाला बनेगा, हायर एनर्जी का। ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ट्रांजिशन स्टेट का सेकेंडरी वाला बनेगा, इंटरमीडिएट वाला। तो इस तरीके से सबसे कम एनर्जी का, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का बी वाला है, देन सी वाला, देन ए वाला। तो ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन ही उतना ही क्या होगा, फास्टर होगा, क्योंकि वही तो RDS है ना, वही स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग है ना, वही तो पूरी कहानी को डिसाइड करने वाला। कर लो जल्दी से, बना लो इसको, बना लो। नीचे BCA लिखा हुआ है, ठीक है ना। और देखो एक छोटी सी बात है कि कार्बोकेटायन तुम्हें छोटे मोटे लेवल पे बता दिया जाता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट एक अच्छे लेवल पे तुम्हें समझा जाता है। तो दोनों ही बातें जाने रहो, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और बाकी कार्बोकेटायन तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो, समझ पा रहे हो। देखो एक और ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब लास्ट में जो स्टेप थर्ड होता है ना, इवन रिएक्शन का स्टेप थर्ड, डीप्रोटोनेशन वाला, तो उसमें जब आप जानते हो ना बेस, वो अल्कोहल भी हो सकता है, H2SO4- भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। तो वो जब अटैक करेगा ना फाइनली, देखो बीटा से H छीनने आया, कार्बोकेटायन बन चुका ना सेकंड स्टेप में, तो बीटा से H छीनने आएगा तो ये अटैक कर रहा है, इधर घूम रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड फाइनली बन जाएगा ना, और H3O+ बन जाएगा। तो जरा ध्यान से समझो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हल्के से बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो वही बात यहाँ पे दिखाई गई कि ये बॉन्ड देखो बन रहा है, ये बॉन्ड देखो टूट रहा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसमें एक हल्की सी बात मिस हो गई, इसमें एक H होगा और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये बॉन्ड देखो बन रहा है, ये बॉन्ड देखो टूट रहा है, और ये बॉन्ड देखो बन रहा है, समझ पा रहे हो। तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्या होती है, क्रिएट होती है। जल्दी से इसको क्या कर लो, बना लो। और यहाँ पे देखो O पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव रह गया, क्योंकि ये बॉन्ड जब इधर धीरे धीरे मूव करेगा ना, ध्यान दो, धीरे धीरे जब इधर मूव करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका दुख धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव होता जाएगा। जैसे पहली बार जब वाटर बाहर निकल रहा था तो क्या हो रहा था, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, बट धीरे धीरे पार्शियल पॉजिटिव फिर कंप्लीट पॉजिटिव बना था। अब वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, कंप्लीट पॉजिटिव इसका लेस पॉजिटिव यानी कि पार्शियल पॉजिटिव होता जाएगा। और वाटर का O जो अभी कोई भी इसके पास पॉजिटिव नहीं है, वो चूंकि तीसरा बॉन्ड बना रहा है तो धीरे धीरे इससे पार्शियल पॉजिटिव होगा, फिर इस पे कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा और ये कंप्लीट यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ पा रहे हो, जल्दी से कर लो इसको ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। और हाँ, जिसको मेरी रफ्तार फास्ट लगती हो तो उसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी या तो बेसिक्स वीक है या तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बातों को कई बार सुनो, और जिनको समझ आ रहा है उससे अच्छा क्या हो सकता है, एंजॉय करो। अब देखो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल का।
देखो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में जो कार्बोकेटायंस बनते हैं, आपको पता है ना, कार्बोकेटायन बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो टर्शरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायंस होते हैं रिलेटिवली आप जानते हो ना, प्राइमरी वाले से तो कहीं ज़्यादा स्टेबल हैं। लेकिन प्राइमरी वाला कार्बोकेटायन जो है ना, अगर जब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे तो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो बनेगा वो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल्स का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो E2 रिएक्शन पिक्चर में आती है। E2 रिएक्शन क्या है? E2 में देखो पहला स्टेप तो E1 E2 का सेम ही रहेगा। E2 क्या है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। तो E2 रिएक्शन में पहली स्टेप E1 जैसी ही होगी, मतलब पहला स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन का ही होगा, जस्ट E1 में जैसा हुआ था। बट सेकेंड स्टेप में जो E1 में आप कार्बोकेटायन बनाने का काम करते हो और देन थर्ड स्टेप में जो डीप्रोटोनेशन करते हो वैसा E2 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि E2 में प्रोटोनेशन का तो पहला स्टेप E1 जैसा हो जाएगा, बट दूसरा स्टेप जो होगा जिसमें आप डिहाइड्रेशन और डीप्रोटोनेशन दोनों एक ही साथ करोगे। तो इतना ही फर्क है क्या E1 और E2 में, क्योंकि E2 में आप डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन को बाहर निकाला, थर्ड स्टेप वाला काम, और डिहाइड्रेशन सेकंड स्टेप वाला काम आप दोनों एक ही साथ कर देते हो। इसीलिए पहली तो ये दो ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पे कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्योंकि सेकंड स्टेप में जब आप डिहाइड्रेशन करते थे तब तो कार्बोकेटायन बनता था। तो यहाँ पे चूंकि आपने डिहाइड्रेशन और डीप्रोटोनेशन एक ही साथ कर दिया तो इधर से H जा रहा, इधर से वाटर जा रहा, वाटर गया तो पॉजिटिव आया, H+ गया तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर तुरंत ही बॉन्ड बन रहा है। कोई उसमें कहानी नहीं है कि पहले केटायन बन के रखा हुआ है फिर बाद में H+ निकला, नहीं, E2 में दोनों एक ही साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनता है। किसमें? E2 में। और किसके लिए कराते हैं? प्राइमरी अल्कोहल के लिए। क्यों कराते हैं? क्योंकि इसका कार्बोकेटायन रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। तो दैट्स वाई हम E2 मैकेनिज्म से करते हैं, क्योंकि चूंकि प्राइमरी अल्कोहल जब रिलेटिवली अनस्टेबल होगा तो इसका बनना क्या होगा? बहुत ही मुश्किल, बहुत ही हायर एनर्जी चाहिए होगी। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि तुम्हें कार्बोकेटायन हम बनने ही नहीं देंगे क्योंकि तुम परेशानी क्रिएट करोगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? प्रोटोनेशन वाला स्टेप तो कराते हैं बट कार्बोकेटायन बनने वाला स्टेप ही अवॉइड करते हैं। क्यों? कैसे कर पाओगे? जब E2 मैकेनिज्म से कराओगे तो E2 में क्या होगा? वाटर का निकलना और प्रोटॉन का निकलना दोनों एक ही साथ हो जाएगा। दैट्स वाई कार्बोकेटायन बीच में बनेगा ही नहीं। तो जो कार्बोकेटायन परेशान कर रहा था हमें, उसको बनने का मौका ही नहीं दिया आपने, तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? आसानी से हो जाएगी। इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल को हम किससे कराते हैं? E1 की बजाय E2 मैकेनिज्म से कराते हैं। क्या समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। चलो चलते हैं आगे बात। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से। फॉर प्राइमरी अल्कोहल वी यूज E2 मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रेशन बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटायन रिलेटिवली अनस्टेबल, सो इट विल नॉट इफेक्टिवली फेवर्ड बाय E1 मैकेनिज्म। क्योंकि कार्बोकेटायन अगर रिलेटिवली अनस्टेबल होगा ना तो E1 बोलेगी भाई RDS में तुम आसानी से बन ही नहीं पा रहे हो, तो तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम जाओ E2 से काम करो। तो E2 में मैंने क्या किया? सबसे पहले प्रोटोनेशन का स्टेप क्या किया? सेम किया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप देखो ना तो H2O को बाहर निकल के कार्बोकेटायन नहीं बनने दिया। क्या किया हमने? इधर से बेस का अटैक कराया और फिर एक जब H+ निकल रहा उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन आगे घूमेगा और ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन O लेके भाग जाएगा। इस तरीके से उसी टाइम पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो कार्बोकेटायन परेशानी की जड़ थी हमने उसे बनने ही नहीं दिया। इस तरीके से E2 मैकेनिज्म जो होगी वो दो स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग होगा, स्लो स्टेप होगा, मतलब ये बनना जितना आसान होगा। समझ पा रहे हो बात को? और यहाँ पे पहला स्टेप पहले की तरह ही एसिड बेस रिएक्शन है, फास्टर वे में हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कार्बोकेटायन हमने बनने ही नहीं दिया। ठीक है, जल्दी से कर लो ये E2 मैकेनिज्म। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास ये अल्कोहल है, हमने प्रोटोनेट किया, H2O बाहर निकाल दिया, सेकेंडरी पे कार्बोकेटायन है। नेबर देखो तो 4 डिग्री है ये वाला, एक CH3R CH3 4 डिग्री है एक तरफ इधर। तो हमने क्या किया? CH3 को इधर शिफ्ट कराया। देखो ये धीरे धीरे क्या किया? एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। क्या बनी? एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। अरे भाई रीअरेंजमेंट तो जानते हो ना कि कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल सेटअप पे जा सकते हो 1,2 हाइड्राइड या 1,2 मेथेनाइड शिफ्टिंग करते हुए। समझ पा रहे हो? तो ये ऐसा कर सकते हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये सेकेंडरी है, अगर CH3 इधर आ जाए तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वही काम हमने किया रीअरेंज करते हुए। देखो ना इधर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई। क्या? धीरे धीरे जो ये वाला CH3 था ये इससे बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है और इससे इस वाले कार्बन से धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है।
तो ट्रांजिशन फेज में देखो जो इसका कंप्लीट पॉजिटिव था, क्योंकि इसका बॉन्ड अब टूट रहा है इसलिए थोड़ा परेशानी इसके पास धीरे धीरे आ रही है, और धीरे धीरे इसकी परेशानी कंप्लीट पॉजिटिव से पार्शियल बन रहा है, इसकी परेशानी धीरे धीरे क्या हो रही है, दूर हो रही है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये कंप्लीट से पार्शियल हो रहा है और ये वाला न्यूट्रल से पार्शियल हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे परेशान हो रहा है, ये धीरे धीरे परेशानी कंप्लीट परेशानी से कम परेशान हो रहा है, इसलिए दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव आया। और ट्रांजिशन फेज में CH3 दोनों से कनेक्टेड है, ये वाला जो मूव कर रहा है वो वाला। और ध्यान रहे ये CH3 कभी भी छोड़ कर नहीं जाता कि उड़ गया, इस वाले से पूरी तरीके से टूट गया, बाहर निकल के घूम रहा है, तैर रहा है, और फिर कहा अच्छा तुम परेशान हो चलो तुम्हारे साथ लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है, धीरे धीरे बॉन्ड बनता है, एक ट्रांजिशन फेज आती है, फिर फाइनली ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और जैसे बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाता है। तो फाइनली ये CH3 यहाँ आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो कार्बोकेटायन आपका 3 डिग्री हो गया, जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, और फिर अब HSO4 माइनस है और H छीन के लेके गया और एल्कीन को बना दिया। और ये एल्कीन जो आपकी होगी ये मेजर सब्स्टिट्यूटेड होगी। क्या होगी? मेजर सब्स्टिट्यूटेड होगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे डबल बॉन्डेड सेटअप होगा, और ये सैडजेफ एल्कीन होगी। क्या होगी? सैडजेफ एल्कीन। पहले बता चुका हूं सैडजेफ एल्कीन क्या होती है। प्यार से इसे ये भी बोलते हैं लोग जैटसेव, ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं, ZAITSEV, जैटसेव भी बोलते हैं, सैडजेफ भी बोलते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो आप बोलो। आमतौर पे लोग इसे सैडजेफ बोलते हैं, बट दोनों नाम इसलिए लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि हमें जो कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है डिहाइड्रेशन का, उसको स्टेबल सेटअप में और भी ज्यादा स्टेबल अगर हो सकता है तो 1,2 हाइड्राइड या 1,2 मिथेनाइड शिफ्टिंग करते हुए, 1,2 एल्केनाइड शिफ्टिंग करते हुए हम रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन के सेटअप में जा सकते हैं, ताकि हम मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स को बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए रीअरेंजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो एक का बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा का बॉन्ड बन रहा है, तो ये इस तरीके का सेटअप आता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, और फिर फाइनली हमने पूरा कहानी कर दिया। जल्दी से कर लो, और इसकी कुछ और भी सर्कस में दिखाऊंगा अभी आपको। एल्केनाइड या हाइड्राइड नेवर लीव्स कार्बन स्केलेटन, पूरी तरीके से कभी नहीं छोड़ते हैं, एक से टूट रहा है दूसरे से बन रहा है। फेवर सैडजेफ एल्कीन, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे जज करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर में बताया जा चुका है, जाके जिनको दिक्कत है एल्कीन की स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ अल्फा एच, ये सब क्या होते हैं, ये सब जाके वहां पे पढ़ लो, ठीक है ना। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, जिसके पास ज्यादा अल्फा एच हो या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड सेटअप हो, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से कम हाइड्रोजन लगे होने चाहिए। समझ पा रहे हो? मोर एंड मोर बल्कियर ग्रुप्स लगे हों, तो वो स्टेबल एल्कीन होती है, वही सैडजेफ एल्कीन कहलाती है, वही मेजर सब्स्टिट्यूटेड होगी, और उसी के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे इन जनरली। समझ पा रहे हो? तो जिनको दिक्कत है हाइपर कॉन्जुगेशन जाके पढ़ो, बता रखा सारा कुछ। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब जरा देखो यहाँ पे, मुझे नहीं लगता बार बार बताने की जरूरत है कि H+ लगाओगे, प्रोटोनेट करके H2 को बाहर निकाल देगा, फाइनली कार्बोकेटायन बनाएगा, ये सब तुम अब समझते हो। कार्बोकेटायन बनने के बाद अब क्या करेंगे? रीअरेंज। क्या करेंगे? रीअरेंज। कैसे करेंगे? जरा देखो यहाँ पे, रिंग एक्सपैंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? यहाँ पे पूरी की पूरी रिंग ही एक्सपैंड कर जानी। कैसे करेगी? जरा देखो, ये वाला बॉन्ड जो अभी इधर बना ना, ऐसे बॉन्ड, ये ऐसे बना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ बन जाएगा। ध्यान दो, तो जब ये बॉन्ड पूरा इधर गया ना, तो इस वाले कार्बन का कुछ नुकसान हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इससे तो बना ही हुआ है, इससे तो बॉन्ड बना ही हुआ है, ये इधर निकल गया, तो इसके दोनों इसका बॉन्ड पूरा छिन गया, ये तो बस पहले इससे कनेक्टेड था, अब इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। और क्या बन जाएगा? मैं उसी सीन में बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये मैं कह रहा हूं, जो ये बॉन्ड पहले इधर बना हुआ था, अब वो बॉन्ड इधर बन गया, तो इससे दोनों गए, इसको दोनों मिल गए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले, और इसका पहले इसके साथ शेयर था, इसके साथ शेयर हुआ, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो फायदा इसका हुआ, नुकसान इसका हुआ, इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, और उसका इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गया ना। समझ गए? तो इसको एक ठीक ठाक सेटअप में कर दो। रिंग कितने मेंबर्ड हुए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग को आप कैसे लिखते हो जरा बताओ? आप लिखते हो कुछ ऐसे। क्यों? ध्यान दो, जिस कार्बन पे मिथाइल है उसके नेबर कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो? अब इससे फर्क नहीं पड़ता यार
कि तुम पॉजिटिव यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, मिथाइल के नेबर में पॉजिटिव हो, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे ये तुमने क्या किया, रिंग एक्सपेंशन, क्या किया, रिंग एक्सपेंशन, ठीक। अब इसके बाद क्या करने वाले हो जरा आप बताओ। ऐसा करते हैं, इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है, अगर यहाँ पे एक और कार्बन चेन लगा दो, यूं ऐसा, समझ पा रहे हो, ऐसा, तो तुम्हें और भी एक सॉलिड वजह मिल जाएगी। तो जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन चेन लगी है, बॉन्ड इधर घुमा, पॉजिटिव यहाँ आया, बॉन्ड इधर घुमा, देखो पॉजिटिव यहाँ आया, तो हमने उसको 6 मेंबर सेटअप में कर दिया। अब जरा देखो, अब ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है, क्योंकि अब इसमें आपको रीअरेंजमेंट भी आपको मिल जाएगा, रिंग एक्सपेंशन दोनों मिल जाएंगे, तो ये सेकेंडरी है। अब यहाँ पे एक H है ना, यहाँ पे एक H है, देखो है कि नहीं है ना। तो हमने क्या किया, 1,2 मिथाइल हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी, H को यहाँ ला दिया। अब कैसे H लाओगे, ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें बना के दिखा रखी है, तो फिर से बनाओ क्या, चलो फिर से देख लो एक बारी, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। ये H का धीरे 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 बॉन्ड यहाँ टूट रहा होगा, धीरे 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 बॉन्ड यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फाइनली वैसा हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म हो जाएगी, बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका सीन जो बन के तैयार होगा वो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ। अब अगर ध्यान से देखो तो अब कार्बोकेटाइन आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब यहाँ से बेस आएगा और इस कार्बन से H प्लस को लेके चला जाएगा, और फाइनली क्या बन जाना है, बोलो क्या बन जाना है, ये डबल बॉन्ड, समझ पाए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, मेजर एल्कीन, समझ पा रहे हो। यहाँ से बेस आएगा B माइनस, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये बॉन्ड इधर आ गया, बात खत्म, समझ आ गया होगा, जल्दी से कर लो। तो देखा तुमने रिंग एक्सपेंशन क्यों करते हैं, क्यों करता है रिंग एक्सपेंशन, तो इस बात को लिख लो, रिंग एक्सपेंशन से क्या फायदा होता है, मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेन का घटता है, स्ट्रेन डिक्रीजेस, तनाव घटेगा, जितनी छोटी रिंग होगी उतना तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा। कन्फर्मर्स जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया, जिसको डाउट हो कन्फर्मर्स जाके देखो, स्ट्रेन तमाम तरीके के एंगुलर, ठीक है, रिंग, सब बहुत सारी चीजें तुमको पढ़ाई है, जाके देख लो कन्फर्मर्स में, जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जिनके हिले हुए हैं, ठीक है ना, कर लो जल्दी से। स्ट्रेन डिक्रीज करेगा, तनाव घटेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मुझे लगता है तुम समझ गए हो, अच्छे से इसको कर लोगे। अब एक थोड़ा खास केस बता देते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स में ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे तो E2 मैकेनिज्म से चलेंगी, बट E2 में अब कैसे E1 का फ्यूजन करके हम रीअरेंजमेंट करते हैं ना, कुछ ये सीखने को मिलेगा, कैसे होगा जरा समझो। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल को तुमने बोल दिया, उसने बोला कि भाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन में बनाऊंगा जो रिलेटिवली अनस्टेबल होगा, तो तुमने बोला हाँ ठीक है, E2 रिएक्शन करके हमने तुम्हारी क्या बना दिया, एलिमिनेशन करते हुए एल्कीन बना दिया। अब ध्यान रहे, E2 जब रिएक्शन करा तब भी तो H2SO4 H प्लस तो हमारे पास था ही, जब एल्कीन बना फिर उसका करेंगे प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के बाद कैसे E1 मैकेनिज्म होगी, अब वो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब कोई कह रहा है भाई इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तुमने कहा काम करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, फिर जब उसने किया जो काम किया, अब उसमें कुछ तुम छेड़छाड़ करोगे, कैसे करोगे जरा देखो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ, तब समझ आएगा। ये CH2 CH3, यहाँ पे एक लगा दो ऐसे, CH3, और ये CH2OH, ठीक है। यहाँ भी एक लगा दो, ठीक है, सही है, इतना ही, बस इतना ही रहने दो, बहुत लंबा मत करो, ठीक है, इतना ही। हमने क्या किया जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे H2SO4 लगाया, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो E2 से रिएक्शन होगी, H2SO4 हीट लगाया, सीधा हमारा क्या बन गया, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या बनेगा, एल्कीन। और E2 से बनाओगे तो कोई रिएरेंजमेंट नहीं होगा, इससे OH और इससे H निकल जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, बात खत्म। अब तुम्हें पता है ना कि E2 रिएक्शन में क्या होता है, H2SO4 तो कहीं नहीं गया, H2SO4 तो पिक्चर में ही ना, तो H2SO4 का जो H है, या H3PO4 भी हो सकता है, उसका जो H है वो तुमने यहाँ अपने पाई बॉन्ड का यूज करके इसने H पे कर दिया अटैक, पाई का यूज करके H पे कर दिया अटैक,
तो बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन अंदर घूम गए, और फाइनली आप जानते हो H+ अगर आएगा भी तो कहाँ लगेगा, टर्मिनल पे। क्यों टर्मिनल पे, क्योंकि कार्बोकेटायन सेकेंडरी वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है। मतलब जो एल्कीन बना उसका फर्दर हमने क्या करा दिया, प्रोटोनेशन। क्यों एल्कीन का प्रोटोनेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें अच्छे से पता है। एल्कीन के पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एक तरीके से वीकली हेल्ड भी होता है। तो एल्कीन्स की बहुत कॉमन टाइप की रिएक्शन भी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, गरीबों को अपने पास लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक पाई कमजोर तोड़ेंगे तो 2 स्ट्रॉन्गर सिग्मा बनाने का मौका मिलेगा। एक पाई तोड़ेंगे तो यहां जो H के साथ बना वो सिग्मा, और यहां ये जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो भी क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। जब पाई को तोड़ करके ग्रुप्स को ऐड करते हो, समझ पा रहे हो। तो वो तो बहुत दूर की बात लेके मैं निकल गया, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, मैं तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ने की फितरत, पाई बॉन्ड को तोड़ने का इसका एटीट्यूड है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पाई बॉन्ड का यूज करते हुए इसने क्या किया, गेन। अब जब पाई बॉन्ड का यूज करते हुए गेन करेगा तो जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है कि कार्बोकेटायन यानी कि H इसको नहीं देने वाले, H इसको दोगे। H इसको क्यों दोगे, क्योंकि पॉजिटिव बीच में आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो हर कोई चाहेगा ना, और यही तो हर जगह होता है। तो अब CH2 मतलब ये बन जाएगा CH3, और CH पे आएगा पॉजिटिव। और एक बारी अब कार्बोकेटायन देखो ना, इससे फायदा क्या हुआ कि पहले अगर E1 करते तो कार्बोकेटायन प्राइमरी बनता ना, लेकिन अब एल्कीन बना लिया, फिर जब प्रोटोनेशन किया तब कार्बोकेटायन, तो जाहिर सी बात है टर्मिनल पे तो नहीं बनेगा, बीच में ही बनेगा। तो अब जब कार्बोकेटायन बीच में बन गया, अब सेकेंडरी वाला बन गया ना, तो अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो। तो अब आप इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि अब पूरी कहानी किससे चल जाएगी, एक बार कार्बोकेटायन आपको मिल गया ना, तो जब कार्बोकेटायन आपको मिल गया, अब पूरी रिएक्शन कैसे चलेगी, E1 से। अब सिंपल, जैसा एक टिपिकल E1 होता है वैसे ही चलेगी। और फाइनली आप क्या करोगे, CH3 CH3 CH, और ये CH2 H+ यहाँ चला, H यहाँ चला जाएगा ना, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और फाइनली CH3। और फिर तुमने क्या करा है, बीटा से H निकाल लोगे, और बीटा से H निकालने के बाद ये -H+ कर दोगे, और वो करने के बाद फाइनली तुम क्या बना लोगे, एल्कीन। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा ये एल्कीन कौन सी वाली है, मेजर। तो देखा तुमने, अगर प्राइमरी अल्कोहल E1 से नहीं हो रहा था क्योंकि कार्बोकेटायन रिलेटिवली अनस्टेबल था, तो पहले एल्कीन बनने दो E2 से, जो बनी फिर उसको प्रोटोनेट करो, तब तो कार्बोकेटायन बीच में आ ही जाएगा ना, तब तो रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटायन बन ही जाएगा ना। और फिर आप E1 से पूरी रिएक्शन को चला दो, रीअरेंज हो सकता तो रीअरेंज भी करो, अब टिपिकल E1 से चलेगी। तो समझ आया प्राइमरी अल्कोहल में भी कैसे रीअरेंज करके हम कार्बोकेटायंस को बनाने का काम करते हैं, और फिर फाइनली हम रिएक्शन में कैसे मेजर एल्कीन बनाते हैं हम। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। देख लो यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल को पहले डिहाइड्रेट करो, E2 का यूज करते हो, इसे करते हो क्यों, प्राइमरी कार्बोकेटायन रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, एल्कीन बना डालो, देन प्रोटोनेट द एल्कीन, और कार्बोकेटायन अब जो बनेगा वो नॉन टर्मिनल कार्बन पे बनेगा, हालांकि इथीन होगा तो उसको छोड़ करके ना, ये मेरा मतलब है प्रोपीन या उससे आगे कोई होंगे तो उसकी बात है। एंड फॉलो टिपिकल, देन टिपिकल जब कार्बोकेटायन आपका बीच में आ जाएगा तो फिर आप क्या करें, उसे E1 मैकेनिज्म टिपिकल जैसे आप फॉलो करते हैं कीजिए। कोई आपसे कह दे कि एल्कीन का मैंने डिहाइड्रेशन कराया, उसमें मतलब एक अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया, उसमें 2 एल्कीन बन रही है, एक ही है, और कौन सी मेजर होगी, तो ये मेजर होगी क्योंकि इसके पास क्या होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा H, इसलिए ये मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर। कर लो जल्दी से, ये एक छोटी सी बात समझ लो, ये ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा। रेजोनेंस में तुम्हें समझा रखा, जिनको दिक्कत है इतनी छोटी सी बात में, रेजोनेंस जाके कायदे से पढ़ने की तुम्हें जरूरत है। यहाँ 2 रिंग के साथ तो ज़्यादा स्टेबल, ये 3 वाला होगा, देन 2 वाला, देन 1 वाला, देन एलाइल, देन टर्शरी अल्काइल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन ध्यान है टर्शरी अल्काइल में अगर टर्शरी मिथाइल या कार्बोकेटायन होगा तो बेंजाइल को ओवरटेक कर जाता है, ये बात ध्यान रखना। और अगली बात Al2O3, अगर आप उसके प्रेजेंस में अगर आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, ये बात कर लो जल्दी से। यहाँ पे 2 लोगों को और ऐड कर दिया, ट्रोपाइलियम कैटायन, विनाइल और फिनाइल। तो ओवरऑल ऑर्डर लिख लो यहाँ पे ये, और मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी। ध्यान दो, अगर बेंजाइल में भी टर्शरी सेकेंडरी कर सकते हैं ना, इस H को हटा के मिथाइल लगा दें, अल्काइल लगा देना, तो उस तरीके से उनका भी ध्यान रख लेना। बाकी तुम समझदार हो मुझे ऐसा लगता है, कर लो जल्दी से, कर लो एग्जाम्पल। देखो ये OH यहाँ से और H बीटा से, तो ये वाली एल्कीन बनेगी जो कि माइनर है। यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ, रीअरेंज करो,
फिर यहाँ से H निकालो, तो ये क्या है, ये मेजर एल्कीन तुम्हारी बन जाएगी। तो ऐसे H प्लस हीट करके लिख के दे देंगे, तो ध्यान देना H प्लस मतलब प्रोटोनेशन, हीट मतलब आप हीट तो यूज़ करते ही हो ना, तो ध्यान दो मेजर और माइनर का सीन यहाँ पे। ठीक है।